हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज का एक वीडियो। और आज का जो अपना अध्याय रहेगा वो रहेगा हेलो एल्किन एवं हेलो एरिन। और आज का जो अपना पहला प्रश्न है वो आपके सामने ये रहा। सवाल देखिए आप तो। एल्किल हेलाइड का सामान्य सूत्र है। सवाल ये है कि एल्किल हेलाइड का सामान्य सूत्र क्या है। तो उससे पहले आप मेरी एक बात सुनो। एल्किल हेलाइड बनते कैसे हैं। एल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, एल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो आगे क्या प्राप्त होता है आपको। एल्किल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है। एल्किल। और उस एल्किल के साथ यदि कौन जुड़ जाए, हेलोजन ग्रुप जुड़ जाए तो उसे अपन कहेंगे एल्किल हेलाइड। वैसे आपको एक बात का पता होना चाहिए कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n+2। और यदि इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, इसका मतलब एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। इसका मतलब इसका सामान्य सूत्र बचेगा CnH2n+1। और साथ में उसके कौन जुड़ जाए, उसके साथ जुड़ जाए हेलोजन। तो ये जो केमिकल फॉर्मूला है ये किसका बन जाएगा। ये जो केमिकल फॉर्मूला है ये आपका बन जाएगा किसका, एल्किल हेलाइड का। किसका बन जाएगा ये, एल्किल हेलाइड का। इन चारों ऑप्शनों में से अपने को जो देखना है इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है बी। कौन सा आंसर, इसका राइट आंसर बी। देख लो CnH2n+1 और साथ में X, ये किसका रासायनिक सूत्र है, ये है एल्किल हेलाइड का रासायनिक सूत्र। अगला सवाल देखते हैं। सवाल अपना ये है कि एल्किल हेलाइड कितने प्रकार की समवायता प्रदर्शित करते हैं। ये सवाल ये है कि एल्किल हेलाइड कितने प्रकार की समवायता प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, नंबर 1, एल्किल हेलाइड प्रदर्शित करते हैं श्रृंखला समवायता। कौन सी समवायता प्रदर्शित करते हैं, श्रृंखला समवायता। ओके। दूसरी कौन सी समवायता प्रदर्शित करते हैं, तो ये प्रदर्शित करते हैं स्थिति समवायता। कौन सी समवायता प्रदर्शित करते हैं, स्थिति, या जिसका एक और नाम है स्थान समवायता। क्या नाम है, स्थान समवायता। और एक और समवायता प्रदर्शित करते हैं उसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब प्रकाशिक समवायता। कौन सी समवायता, प्रकाशिक समवायता। इसका मतलब एल्किल हैलाइड कुल मिला के कितनी समवायताएं प्रदर्शित करते हैं, 3 समवायता प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल अपना ये है कि ये असममित एल्किन है, मतलब प्रोपीन है, और इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है HBr के साथ। किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो ये पूछ रहा है कि भी एक्स क्या बनेगा। तो सुनो एक बात, जब भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाई जाए, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाई जाए, तो यहां नियम लागू होगा एंटी मार्कोनी रूल, MKR, एंटी मार्कोनी रूल, एंटी मार्कोनी रूल, जिसका एक और नाम है खरास प्रभाव। क्या नाम है, खरास प्रभाव। जब भी भाई पेरोक्साइड दिखे आपको असममित एल्केन में तो ध्यान रखना वहां मार्कोनिव का रूल नहीं लगेगा, वहां रूल लगेगा एंटी मार्कोनिव का रूल। अब देखते हैं होगा क्या। देखिए आप, ये अपने पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपिन हो गया। और इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी HBr के साथ, ये HBr हो गया। और किसकी प्रेजेंस में करवाई जाएगी, तो भाई साहब ये करवाई जाएगी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो मैं यहां लिख रहा हूं ROR। रूल कौन सा लगेगा, एंटी मार्कोनिक का लगेगा। क्या है एंटी मार्कोनिक का नेम, सुनिए आप। मार्कोनी का रूल ये कहता है कि असममित एल्किन में हाइड्रोजन का योग वहां होगा जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा हो।
और एंटी मार्कोनी का नियम जो है इसका विपरीत है। इसका मतलब एंटी मार्कोनी रूल क्या है, MAMKR एंटी मार्कोनी रूल क्या है, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही कम हो, और Br कहाँ जुड़ जाएगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा हो। तो कुल मिला के प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3CH और यहाँ जुड़ जाएगा H और CH2 यहाँ जुड़ जाएगा Br। तो इस प्रोडक्ट का नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो आप देख लीजिए फाइनल आंसर आपका क्या है। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। क्या रहेगा, बी। क्या राइट आंसर रहेगा आपका, ये बी। ध्यान रखना, मार्कोनी रूल से मत कर देना इस क्वेश्चन को, वरना आपका जो प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रोक्साइड जब भी दिखे ना तो आपको रूल कौन सा लगाना है, एंटी मार्कोनी का नियम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अपना क्या है, सवाल अपना ये रहा। सवाल ये है कि यौगिक कार्बन की संख्या जिसमें 3 है और 2 Cl है के संभावित समअवयवों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं अपन, पहले तो 3 कार्बन बढ़ा लेते हैं। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। अब हेलोजन कैसे जुड़ सकते हैं, एक हेलोजन यहां जुड़ सकता है, एक हेलोजन यहां जुड़ सकता है। एक स्थिति तो ऐसे बन सकती है, और हाइड्रोजन आप वैसे बैलेंस कर लोगे तो वैसे कोई समस्या नहीं है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। एक जो हेलोजन ग्रुप है Cl वो यहां जुड़ सकता है और दूसरा इसका यहां जुड़ सकता है। एक स्थिति ऐसे भी तो हो सकती है, और एक कंडीशन ऐसे भी हो सकती है। 3 नंबर जो मैं लिख रहा हूं, एक कार्बन, 2 कार्बन और ये तीसरा कार्बन। और हो तो ऐसा भी सकता है कि भाई एक Cl यहां जुड़ जाए और एक Cl यहां जुड़ जाए, और बाकी जो संयोजकता है कार्बन की वो हाइड्रोजन पूरी कर देगा, या आप कर सकते हो। और यहाँ दोबारा ऐसे बना सकते हैं 1, 2 और 3। ऐसा भी तो हो सकता है कि भी एक Cl यहाँ जुड़ जाए और एक Cl यहाँ जुड़ जाए। क्या इन 4 स्थितियों के अलावा कोई स्थिति बन सकती है? जी बिल्कुल नहीं बन सकती। तो इसका मतलब टोटल कितने समअवयव बनेंगे इसके, इसके जो समअवयव बनेंगे वो बनेंगे 4। कितने समअवयव बनेंगे इसके, ध्यान रखना ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं। अगला सवाल देखते हैं अपन। बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरी तरफ से, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। परीक्षा में काफी बार एमसीक्यू के रूप में पूछा गया है, वैसे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। सवाल ये है कि लुकास अभिकर्मक क्या है। डायरेक्ट याद रखना है, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 क्या कहलाता है, लुकास अभिकर्मक कहलाता है। एक बात और बता देता हूं, क्या काम आता है सर लुकास अभिकर्मक। तो भाई साहब लुकास अभिकर्मक आता है एल्कोहल के विभेदीकरण में, एल्कोहल के विभेदीकरण में, एल्कोहल के विभेदीकरण में, एल्कोहल के विभेदीकरण में। क्या मतलब है एल्कोहल के विभेदीकरण का, कि भाई कौन सा एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी एल्कोहल है और कौन सा टर्सरी एल्कोहल का है। इसका पता किससे लगाया जाता है, लुकास रिएजेंट से लगाया जाता है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। सवाल अपना ये है कि निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है। नीचे कुछ कंपाउंड दिए गए, एक दे रखा है मेथिल क्लोराइड, एक दे रखा है मेथिल फ्लोराइड, एक दे रखा है मेथिल ब्रोमाइड और एक दे रखा है मेथिल आयोडाइड। अब एल्किल ग्रुप तो सब में सेम है, तो मैं आपको एक नोट करने वाली बात बताता हूं कि क्वथनांक जो है, क्वथनांक है किसके समानुपाती, आकार के समानुपाती, आकार के समानुपाती, आकार के रिवर्सिबल है कि भाई जिस क्वथनांक उसका ज्यादा होगा जिसका क्या ज्यादा हो, आकार बड़ा हो, आकार बड़ा हो। तो हेलोजन ग्रुप में देखें तो अपन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और ये रहा अपना आयोडीन। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे ना तो आकार बढ़ता जाएगा, ये नियम आपको पता भी होना चाहिए और आपको पता भी होगा। एक ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो आकार क्या होगा, बड़ा। इसका मतलब सबसे बड़ा आकार किसका, आयोडीन का। इसका मतलब एल्किल ग्रुप तो समान है, और एल्किल ग्रुप के साथ जो मेथिल ग्रुप जुड़ा होगा उसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब अपना जो राइट आंसर है भैया वो क्या रहेगा, मेथिल आयोडाइड का जो क्वथनांक है वो ज्यादा है
रीजन मैंने बता दिया कि क्वथनांक किसके प्रोपोर्शनल है, क्वथनांक है आकार के प्रोपोर्शनल। और आप लोगों को ये पता है कि हेलोजन में ग्रुप नंबर 17 में जब आप ऊपर से नीचे जाओगे ना तो आकार बढ़ता है, कोषों की संख्या बदल जाती है, और इस हिसाब से आयोडीन का आकार सबसे बड़ा, और आयोडीन का आकार सबसे बड़ा, तो मेथिल आयोडाइड का जो क्वथनांक है वो सबसे ज्यादा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भाई एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता क्रम, वह क्रम लिखिए। देखो, एक मैंने लिखा RF, एक मैंने लिखा RCl, एक मैंने लिखा RBr, और एक मैंने लिखा RI। जिसका आकार बड़ा होगा ना, जिसका आकार बड़ा होगा वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। क्या होगा? सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि वो नाभिक से उतना ही ज्यादा दूर रहेगा, और नाभिक से वो जितना ज्यादा दूर रहेगा उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही क्या रहेगा? आसान रहेगा। इसका मतलब देख लो, आयोडीन का आकार बड़ा, क्रियाशीलता ज्यादा। क्यों क्रियाशीलता ज्यादा? क्योंकि आकार बड़ा, वो नाभिक के अट्रैक्शन से उतना ज्यादा दूर, और नाभिक के अट्रैक्शन से जितना ज्यादा दूर उसको, उस बंध को तोड़ना उतना ही ज्यादा आसान, और जिस बंध को तोड़ना जितना आसान वो बंध उतना ही क्रियाशील। तो इस प्रश्न का जो अपना राइट आंसर रहेगा, सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है वो रहेगा RI, फिर रहेगा RBr, और फिर रहेगा RCl। क्या रहेगा? RI, RBr और RCl। तो सवाल नंबर जो 7 है वो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और इसको ढंग से देख लेना। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि 2-ब्रोमोपेंटेन की एथेनॉल के माध्यम में, मतलब अल्कोहली माध्यम में, पोटेशियम एथोक्साइड के साथ क्रिया करवाने पर प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या है? तो सबसे पहले अपन पेंटेन लिख लेते हैं। 2-ब्रोमोपेंटेन, देखिए कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। ये कह रहा है 2-ब्रोमोप्रोपेन। लो, ब्रोमीन यहां जोड़ देते हैं। ठीक है सर। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाएगी भाई? ये रिएक्शन करवाई जाएगी एथेनॉल की प्रेजेंस में। ये लो, C2H5OH। अब कह रहा है किसके साथ करवाई जाएगी, वो और लिख देते हैं अपन, किसके साथ करवाई जाएगी। ये करवाई जाएगी पोटेशियम एथोक्साइड के साथ, तो KOC2H5, ये हो गया पोटेशियम एथोक्साइड। इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा ना ये, तो होगा क्या वो देखिए आप। यहां से क्या निकल जाएगा बाहर? Br, और यहां से क्या निकल जाएगा? K। तो कुल मिला के यहां से बाहर क्या निकला? KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड निकल गया बाहर। O किसके साथ जुड़ जाएगा? इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और क्या बनाएगा? 1, 2, 3, 4 और 5, और कार्बन नंबर जोड़ दिया, कार्बन नंबर 2 के साथ आपने जोड़ दिया OC2H5। अब इसका ये कौन सा ग्रुप है? ये सर एथोक्सी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है भाई? ये जो ग्रुप है ये आपका है, ये है आपका एथोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये जो ग्रुप है ये है एथोक्सी। अब काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो नहीं बन गया 2-एथोक्सी पेंटेन। क्या बन गया ये? 2-एथोक्सी पेंटेन। 2-एथोक्सी, कार्बन की संख्या 5, तो हमने लिख दिया पेंटेन। क्या लिख दिया? पेंटेन। जो भी इसका मतलब आंसर होगा भैया अपना क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। तो इस हिसाब से अपना जो आंसर है वो 2-एथोक्सी पेंटेन। तो आंसर नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया आपके? ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल देखिए आप। तो सवाल यह है कि अभिक्रिया C2H5OH किसके साथ रिएक्शन करवाई जाएगी? HX के साथ। किसकी प्रेजेंस में? ZnH2। और आगे बनेगा C2H5X के लिए क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? कौन ज्यादा क्रियाशील करेगा? तो भाई जैसे मैं HX के लिए लिख रहा हूं, HX में आएगा यहाँ पे HF, HBr
HCl और थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ आएगा HCl, यहाँ आएगा HBr और यहाँ आएगा HI। फिर वही बात, एक ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो ना तो आकार बढ़ता है, तो इस हिसाब से आकार सबसे बड़ा किसका, आयोडीन का, और जिसका आकार सबसे ज्यादा बड़ा वो सबसे ज्यादा क्रियाशील। क्यों क्रियाशील? क्योंकि भाई उसके ऊपर नाभिक का अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गया, ये हो गया। इसका मतलब जो ज्यादा क्रियाशील वो कंपाउंड ज्यादा बनेगा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कंपाउंड बनेगा आयोडीन टाइप का। तो आयोडीन टाइप का कब बनेगा, जब वो HI के साथ रिएक्शन करे। तो इस हिसाब से अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा HI और उसके बाद Br, उसके बाद Cl, तो उसके बाद Br और उसके बाद Cl। तो कुल मिला के जो अपना जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है बी। दिमाग में रख लीजिए भाई कौन सा HX ज्यादा रिएक्शन करेगा, बड़ा ही सीधा आंसर है, HX वो ज्यादा रिएक्शन करेगा जो ज्यादा क्रियाशील हो। तो सर क्रियाशील का कैसे पता चलेगा, जिसका आकार जितना ज्यादा बड़ा वो नाभिक से उतना ज्यादा दूर, और जो नाभिक से जितना ज्यादा दूर उसके ऊपर नाभिक का अट्रैक्शन उतना कम, और नाभिक का अट्रैक्शन जितना ज्यादा कम वो आसानी से वो वहां से प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा, और अगर प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा तो आसानी से वो रिएक्शन कर लेगा। चलो आप स्क्रीनशॉट लो, वो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिए आप। सवाल ये है कि भाई 2 ब्रोमो ब्यूटेन की रिएक्शन एल्कोहलिक केओच के साथ करवाई जाएगी तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। तो एल्कोहलिक केओ दिखाई दे तो आप एक बात समझ जाना, रिएक्शन एलिमिनेशन टाइप की है। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब विलोपन टाइप की अभिक्रिया है, ये थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है सर, होगा क्या वो देखते हैं। भाई मैं लिख रहा हूं CH3 और यहां लिख रहा हूं CH और यहां लिख रहा हूं Br, और एक और लिख रहा हूं मैं CH और H को मैं लिख रहा हूं यहां, और इसने मुख्य उत्पाद पूछा कि मुख्य प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, और रिएक्शन अपन करवा रहे हैं एल्कोहलिक केओच के साथ। तो यहां लिख रहे हैं अपन एल्कोहलिक केओच के साथ। देखिए फिर क्या होगा, वो अपन देख लेते हैं। यहां से के, यहां से Br, क्या निकला बाहर सर, KBr निकला। जब यहां से KBr निकलेगा तो H कहां से निकल जाएगा सर, यहां से, और यहां से क्या निकल जाएगा OH। तो कुल मिला के यहां से क्या निकला, जल। तुम्हारे मन में सवाल ये होगा सर ऐसे यहां से भी तो निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन मेरे भाई जो उत्पाद बनेगा ना वो सममित टाइप का ज्यादा बनेगा। तब उत्पाद यदि सममित टाइप का ज्यादा बनेगा तो वो क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो उत्पाद यहाँ क्या बनने वाला है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, क्या नाम होगा इसका, ब्यूट टूइन। क्या नाम होगा, ब्यूट टूइन। वैसे ये जो प्रोडक्ट बना है ये किसके अनुसार बना है, ये बना सेतजेफ के नियम के अनुसार, सेतजेफ के नियम के अनुसार। सेतजेफ क्या कहता है, यदि किसी एल्किल हेलाइड से और एल्किन बनने की संभावना हो तो वो एल्किल अधिक मात्रा में बनेगा जो कैसा हो, सममित हो, सिमेट्रिक हो। और सेतजेफ के नियम के अनुसार ही मैंने प्रोडक्ट बनाया, और ये जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, ब्यूट टूइन है। तो ब्यूट टूइन तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, तो यहां आंसर आपको क्या दिखाई दिया, ब्यूटेन। तो इस हिसाब से अपना जो आंसर होया ब्यूटीन हुआ। वैसे ये ब्यूट टूइन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ब्यूट टूइन। बहुत सिंपल सवाल अगला, तो आप वैसे ही कर दोगे आसानी से, है ना, देखते ही पता लगना चाहिए भी इसका आंसर क्या है। ये कह रहा है कि C2H5 और C5H11 आयोडाइड और यहाँ 2Na और ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कर रहा है, और इसका मतलब कुछ इस प्रकार से रिएक्शन हुई है कि भाई ये C2H5 हो गया, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ आयोडाइड, और बीच में मैं लिख रहा हूँ 2Na धातु, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं, और ये आगे क्या है, आयोडीन और C5H11, और नीचे है ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। भाई साहब जब भी ऐसा रिएक्शन आपको देखने को मिले ना तो आंख बंद करके यहाँ से आप जो है ना क्या निकालोगे, 2Na बाहर निकाल दोगे। तो यहाँ से क्या निकला, 2Na बाहर निकला। प्रोडक्ट तो हमारा बना ही हुआ है, खाली ये देख के किसकी प्रेजेंस में करवाई जा रही है, किसके साथ करवाई जा रही है, इसको देख के आप लोगों को तो ये बताना है यहाँ जो रिएक्शन है वो कौन सी है। ये जो रिएक्शन है ये वुड्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स।
जब भी Na धातु के प्रेजेंस में एलिफेटिक हेलाइड ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन का नाम है वुड्स अभिक्रिया। और वुड्स अभिक्रिया से जो प्रोडक्ट बनता है उससे बनते हैं हायर हाइड्रोकार्बन। क्या बनते हैं यहाँ से? हायर, H लिख रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन आप समझ जाओगे। तो ये रिएक्शन किस टाइप की है? वुड्स अभिक्रिया। कोई समस्या नहीं। अगला सवाल देखते हैं अपन तो। देखिए अब की बार सवाल है कि वुड्स अभिक्रिया के द्वारा मेथिल आयोडाइड तथा एथिल आयोडाइड का मिश्रण उत्पाद क्या बनेगा? मेथिल आयोडाइड। ये कह रहा है कि भाई तेरे पास है CH3I और बीच में ले ले तो वुड्स अभिक्रिया तो अन्य धातु ले ले, और आगे कह रहा है कि भाई तेरे पास है एथिल आयोडाइड, तो मैंने ये भी ले लिया। ये कह रहा है कि उत्पाद क्या बनेगा, तो यहाँ ले रहा हूँ ड्राई इथर ROR। ठीक है, तो उत्पाद क्या बनेगा देखते हैं। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर? 2NaI। तो इस हिसाब से तो क्या बनना चाहिए? CH3 C2H5। इसका मतलब कार्बन 3 आ गए, कार्बन 3 आ गए तो इसका मतलब प्रोपेन हो गया। आप गलती से जल्दबाजी में ये आंसर मत कर देना, प्रोपेन तो बनेगा। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एथिल आयोडाइड के 2 मोल भी किसके साथ है? इस NaI के साथ रिएक्शन करके CH3 क्या उत्पाद क्या बनाएंगे? CH3 बनाएंगे। तो वहां क्या बन सकता है? CH3 भी बन सकता है, मतलब एथेन भी बन सकता है। और हो ये भी सकता है कि C2H5 के 2 मोल भी आपस में रिएक्शन करें, तब क्या बन सकता है? यहाँ से क्या बन सकता है? प्रोपेन बन सकता, ब्यूटेन बन सकता है। सॉरी, क्या बन सकता है? यहाँ से ब्यूटेन बन सकता है। इसका मतलब इन दोनों की रिएक्शन करवाएं, ये बन रहा है। यहाँ हो ये भी सकता है कि CH3I के 2 मोल भी आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। हो ये भी सकता है कि C2H5 आयोडीन इसके साथ जुड़ा है, मतलब एथिल आयोडाइड के 2 मोल भी आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। तो एक बार प्रोपेन बन सकता है, एक बार एथेन बन सकता है और एक बार ब्यूटेन बन सकता है। आंसर देखते हैं अपन तो। आंसर में अपने क्या क्या है? आंसर में तो अपने तीनों ही है सर, ब्यूटेन भी है, एथेन भी है और प्रोपेन भी। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ये। सभी गलती मत कर देना, इस क्वेश्चन में ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया और अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, सीधा ही प्रोपेन करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई। मेथिल आयोडाइड के भी 2 मोल रिएक्शन कर सकते हैं, एथिल आयोडाइड के भी 2 मोल रिएक्शन कर सकते हैं, और साथ में मेथिल आयोडाइड और एथिल आयोडाइड के 2 मोल भी, ये दोनों मोल भी आपस में अलग से रिएक्शन करेंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखिए आप तो। सवाल ये है कि भाई मोनो हेलो एल्केन के विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा के फलस्वरूप क्या बनता है? देखते हैं। मोनो हेलो मतलब एक हेलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए, हेलोजनीकरण भी करवा रखा है इसने। चलो देखते हैं। CH2, यहाँ मैंने H ले लिया, CH2 और यहाँ मैंने Cl ले लिया, तो हो गया क्लोरोएथेन का विहाइड्रोजनी हेलोजनीकरण। कोई दिक्कत नहीं, जब तू इसको हिट करेगा तो भाई साहब यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर? HCl बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही HCl बाहर निकलेगा, मुझे उससे मतलब ही नहीं है प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो पूछ रहा है बंद किस टाइप का बनेगा। तो यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? द्विआबंध बोलते हैं। तो यहाँ कौन सा आंसर रहेगा? अपना आंसर रहेगा बी। इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। विहाइड्रोहेलोजनीकरण का क्या मतलब है? विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि भाई आप HCl निकाल दीजिए, HBr निकाल दीजिए, कुछ भी निकाल दीजिए, तो बंद कैसा बनेगा? तो बंद मेरे भाई डबल बॉन्ड बनेगा। अगला देखिए। ये कह रहा है कि हेलोएरिन मतलब एरोमेटिक हेलाइड में CX आबंध में कार्बन का संकरण क्या है? देखते हैं। ये हेलोजन हो गया और ये हो गया एरोमेटिक हेलाइड। ठीक है, लेकिन इसको अपन सही तरीके से लिखे तो ऐसे लिखेंगे, ये हेलोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल आबंध। इसका मतलब यहाँ एक सिग्मा बंध, और डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बंध होते हैं? एक सिग्मा और एक पाई। हमें तो सिग्मा काउंटिंग करने, 1 2 और 3। जब 3 सिग्मा बंध हो तो ध्यान रखना संकरण होगा sp2 संकरण। कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण। इसका मतलब अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट देखिए। याद ही कर लेना भाई इस सवाल को तो, है ना। ये कह रहा है कि हेलोएरिन की ध्रुवता होती है, अच्छा ध्यान रख लेना, अल्प ध्रुवीय होता है। कैसा होता है? अल्प ध्रुवीय होता है, अत्यधिक ध्रुवीय नहीं होता है। अगर सवाल आ जाए कि एलिफेटिक हेलाइड कैसे होते हैं? अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं।
अगला सवाल सुनो। सवाल यह है कि एरिल हैलाइडों की हेलोजनीकरण अभिक्रिया में हेलोजन वाहक कार्य करते हैं। सवाल देखते हैं। एरिल हैलाइड, ये लो, ये एरिल हैलाइड हो गया, मतलब क्लोराइड ले लिया। ये कह रहे हैं कि जब आप इसकी कौन सी रिएक्शन करवाते हो, हेलोजनीकरण, जैसे इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करवाएंगे, तो ध्यान रखना यहाँ क्या लेना पड़ेगा, FeCl3 लेना पड़ सकता है, SbCl2 लेना पड़ सकता है, ZnCl2 लेना पड़ सकता है, AlCl3 लेना पड़ सकता है। इसका मतलब ये सभी क्या है, लुईस अम्ल है। और ये जो लुईस अम्ल है ये क्या है, हेलोजन वाहक का कार्य करते हैं। अब देख लो इनमें से चारों में से कौन सा है, Fe क्लोराइड। तो भाई साहब आपका आंसर क्या रहेगा, ये बड़ा रहेगा। और अपने पास ऑप्शन ए दे भी रखा है, Fe क्लोराइड। और ये सभी हैं क्या, लुईस एसिड है। ये क्या है भाई, ये हैं सभी के सभी लुईस अम्ल। क्या है, ध्यान रखना मेरे भाई, ये हैं लुईस अम्ल। हेलोजनीकरण रिएक्शन जब करवाते हो ना, तो आप ये सारे मीडिएटर के तौर पे काम में लेते हो। देखिए अगला सवाल। चलो सवाल नंबर अपना जो 17 है वो देखो आप। बड़ा बढ़िया सवाल है भाई। रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि रिएक्शन है कौन सी, पता ही हो जाना चाहिए। देखने आपको ऐसे पता लग जाना चाहिए। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ताप की उपस्थिति में सिल्वर बेंजोएट व Br2 की क्रिया द्वारा निर्मित होता है। देखो सिल्वर बेंजोएट दे रखा ना इसने, बड़ा सिंपल है, एरोमेटिक सिल्वरों के लवण। ये लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये लो Ag, सिल्वर बेंजोएट हो। किसके साथ रिएक्शन करवानी है सर, Br2 के साथ करवानी है। ये Br2 ले लो। किसकी प्रेजेंस में करवानी है, ध्यान रखना CCl4 दे रखा है और टेम्परेचर। ये एक नेम रिएक्शन है और इसका मैं नाम और बता देता हूँ आपको। ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी रिएक्शन है भाई साहब, ये है हुंड्स डिकर अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है ये जो रिएक्शन है इसका नाम है हुंड्स डिकर अभिक्रिया। हुंड्स डिकर ये एरोमेटिक सिल्वर लवणों के साथ भी होती है और एलिफेटिक सिल्वर लवणों के साथ भी होती है। देखो क्या करेंगे, Br2, तो एक Br यहाँ लिख रहा हूँ, Br लिख दिया, और एक Br मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सर फिर क्या होगा, देखिए तो आप फिर क्या होगा भाई साहब, ये बंद हो जाएगा ब्रेक। ब्रेक क्या हो जाएगा, यहाँ से एक गैस निकलेगी बाहर और उसका नाम है CO2, और एक Br यहाँ जुड़ जाएगा और एक Br यहाँ जुड़ जाएगा। क्या बनेगा देखो, एक तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन, साथ में गैस कौन सी निकली, CO2, और CO2 गैस का निकलना क्या कहलाता है, विक कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। और साथ में किसका अवक्षय बना, तो भाई साहब अवक्षय बना AgBr का। तो मैन प्रोडक्ट क्या है, C6H5Br, C6H5Br। अपना क्या बनेगा, ब्रोमो बेंजीन। क्या बना, ब्रोमो बेंजीन। ध्यान रखना हुंस डिकर अभिक्रिया है, सिल्वर लवणों की चाहे एलिफेटिक के साथ करवाए चाहे एरोमेटिक के साथ करवाए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में, कैसे भी आ सकते हैं। गाटरमान अभिक्रिया में आवश्यक कैटलिस्ट होती किसके साथ है भाई साहब, इसके साथ होती है, BDC के साथ रिएक्शन होती है, N2Cl। और कह रहा है कि आवश्यक कैटलिस्ट क्या है, आवश्यक कैटलिस्ट है CuHBr। क्या बनेगा सर, ब्रोमोबेंजीन बनेगा भाई, ध्यान रखना क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। और कौन सी गैस निकल जाएगी बाहर, N2 गैस निकल जाएगी। कौन सा उत्प्रेरक है, CuHBr। और अपना आंसर क्या रहेगा, कॉपर का चूर्ण रहेगा। कभी कभी कॉपर की जगह क्या दे देते हैं, कॉपर का चूर्ण दे देते हैं। तो ये क्या, कौन सी रिएक्शन है, गाटरमान अभिक्रिया है। अगला सवाल देखिए आप, तो ये बढ़िया सवाल है भाई, है ना। आप रिएक्शन पढ़ लीजिए एक बार तो ना। ये कह रहा है कि भाई क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3। भाई साहब ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ध्यान रखना इस बात का, आप फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये। और ये कह रहा है कि भाई A+B क्या क्या बनेंगे, करके देख लेते हैं इसको अपना अलग से। देखिए ये था ना आपके पास क्लोरोबेंजीन, ये था ना क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये थोड़ा देखना भाई, यहाँ से और यहाँ से जब रिजोनेंस आती है ना, तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। और किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, अपन करवा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ। वो कौन है, CH3COCl। और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, वो देख लीजिए AlCl3। होगा क्या, होगा ये H यहाँ से एक बार और C यहाँ
क्या निकलना चाहिए, एक बार HCl निकलना चाहिए, और एक बार एक H यहाँ से और दूसरी बार रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से Cl निकलना चाहिए, तो दोबारा भी क्या निकलना चाहिए, HCl। इसका मतलब ये जो ग्रुप है एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा और एक बार किस पे जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पे। तो अगर ऑर्थो पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा भाई साहब, देखो आप, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, क्या बोलेंगे, ऑर्थोक्लेरो एसिटोफिनोन। और यदि इसकी पैरा पोजीशन पे जुड़ जाए तो क्या बनेगा, तो कुछ नहीं होगा भाई, बिल्कुल सामान्य सी बात है, C डबल बॉन्ड O C, ऑर्थोक्लोरो की जगह क्या नाम आ जाएगा, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या बन जाएगा भाई, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, क्या बन जाएगा, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। देखते हैं अपने ऑप्शन में क्या है, ये रिएक्शन भाई, ये वो भी क्या बनेगा, सी देखो ना एक बार, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन और क्या बना, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। क्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया ध्यान रखना, पेपर में आ सकती है, बढ़िया रिएक्शन है। सवाल देखिए अगला, ये कह रहा है कि भाई फिनोल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाई जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल है, देखते हैं। ये फिनोल है, और ये PCl5 है। PCl5 का मतलब होता है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। ये कह रहा है भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक Cl यहाँ रख देता हूँ, एक Cl मैंने यहाँ रख दिया, और PCl3 मैंने यहाँ रख दिया, और एक Cl मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ से इस बंद को क्या कर देते हैं, ब्रेक। HCl POCl3 बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा आपका, तो है ना, क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 प्लस HCl। देख लो आंसर नंबर ए, क्या बनेगा आपका, क्लोरो। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए भाई सवाल बढ़िया है। ये कह रहा है कि जो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्यूप्रस ऑक्साइड है, मतलब जो है ना वो आप लिख लिया करो शॉर्ट में, CO2 की उपस्थिति में अमोनिया के साथ करवाने पर क्या बनेगा, बड़ा सिंपल है। ये है आपका क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है, अमोनिया। किसकी प्रेजेंस में करवाई जाएगी, CO2O। देखो यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, H, यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl। क्या निकला बाहर भाई, कुल मिला के HCl निकला। ऊपर क्या जुड़ जाएगा इसके, NH2। जैसे NH2 जुड़ेगा तो इसको आप क्या बोलोगे, एनिलीन बोलोगे। क्या बोलोगे, एनिलीन, या इसका एक और नाम है एमिनोबेंजीन। क्या, एमिनोबेंजीन। और साथ में क्या निकल जाएगा बाहर, HCl। देखो एनिलीन हो सकता है, एनिलीन नाम दे, एमिनोबेंजीन दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल देखिए। बहुत बढ़िया सवाल है, मेरी तरफ से सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। ये कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है क्लोरोफॉर्म, परीक्षा में आएगा ये। क्लोरोफॉर्म दो चीजों से प्राप्त किया जा सकता है, या तो भाई कुछ ऐसा आपको दिखे CH3CO, कोई ऐसा ग्रुप दिख जाए, है ना, या आपको ऐसा ग्रुप दिख जाए भाई, ये दिमाग में बैठा लो तुम अपने, कुछ ऐसा ग्रुप हो जाए, ये दो ग्रुप दिखेंगे ना तो क्या बनेगा, उस रिएक्टेंट से आप क्या बना सकते हो, क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। अब मेथेनॉल देखिए, अब मेथेनॉल है ना, तो मेथेनॉल में तो वैसे नहीं हो पाएगा, CH3OH नहीं बनेगा भाई, है ही नहीं, इन दोनों में मैच ही नहीं हो रहा। ऐसे होना चाहिए, ऐसे है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर कह रहा है मेथेनॉल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, इससे भी नहीं बनेगा भाई, इन दोनों से तो नहीं बनेगा। अगला कह रहा है प्रोपेनोल 1, प्रोपेनोल 1 मतलब प्रोपेन 1 मतलब ये कह रहा है ये CH3 CH2 CH2OH, ये भी नहीं है भाई। अगला कह रहा है कि प्रोपेन 2 इसको देखते हैं अपन, CH3 CHOH, आगे भाई साहब कुछ भी जुड़ा हो पीछे ये होना चाहिए, मैच हो रहा है ना यहाँ पे। अगर ये है तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या रहेगा, का
डी रहेगा। ध्यान से देख लेना, ये दोनों होने चाहिए। अगर ये हैं तो क्लोरोफॉर्म तो रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। देखो सवाल है कि Cl2 एथेनॉल से क्रिया करके क्या देता है? Cl2 एथेनॉल से क्रिया करके क्या देता है? एथेनॉल CH3 HOH, अभी बताया था ना, ये है ना एथेनॉल। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया ऐसा कुछ भी हो और अगर Cl2 रिएक्शन करेगा, यहां Cl2 रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा भाई? आप बताओ क्या बनेगा? एक एच यहां से निकल जाएगा और एक एच यहां से निकल जाएगा। मैं दोबारा समझा रहा हूं इसको, है ना, सवाल ही देखते हैं पूरा। ये कह रहा है कि भाई ये है तेरे पास एथेनॉल CH3 CH2 और यहां है तेरा OH। कह रहा है किसके साथ रिएक्शन करवाओ? Cl2 के साथ करवाओ। करवा दो Cl2 के साथ। Cl2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे ना मेरे भाई, तो क्या होगा? एक एच तो ये और एक एच यहां से, कितनी एच और Cl2 वो पड़ा, तो कितने HCl बन जाएंगे? दो। अपना क्या बनेगा? अपना बनेगा CH3 CHO एस्टिल्डिहाइड और साथ में क्या निकल जाएगा बाहर? 2HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, ये जो तेरा CH3 CHO है ना, ये पुनः रिएक्शन करेगा किसके साथ? 3 मोल Cl2 के साथ। Cl2 का मतलब वहां, ये जो Cl2 इसका मतलब है एक्सेस अमाउंट ऑफ Cl। ठीक है, तो यहां से 3H, यहां से 3Cl, कितने HCl बाहर निकलेंगे? 6। कितने HCl बाहर निकलेंगे? 3। और कितने Cl जुड़ जाएंगे? 3, तो इसका नाम हो जाएगा CCl3 CHO। और साथ में बाहर कितने HCl निकले? 3 HCl। भाई साहब बाहर क्या निकले मुझे तो उस बात से मतलब ही नहीं है, मेरा बना क्या मुझे तो इस बात से मतलब है। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरेल। क्या नाम है इसका? क्लोरेल। क्या नाम है इसका? क्लोरेल। और यही क्लोरेल आगे जो रिएक्शन करके किसका निर्माण कर देता है? ये कर देता है क्लोरोफॉर्म का निर्माण। तो इसका जो अपना राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। यहाँ थोड़ा लिखना भूल गया, आप लिख देना आधिक्य में। क्या लिखना? आधिक्य में। आ गया समझ में? बिल्कुल। एथेनॉल ने Cl2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? फॉर्मेल्डिहाइड बनाया, सॉरी एस्टिल्डिहाइड बनाया। दोबारा Cl2 के एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन करी तो क्या बना? तो बना क्लोरेल। क्या बना? क्लोरेल। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अपन 24 पे चलते हैं। बहुत सिंपल है, रट लेना चाहिए इस सवाल को, तो ये भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लोरोफॉर्म यदि प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। भाई साहब ऑक्सीकरण हो गया, क्या बनाएगा देखते हैं। तो ये है आपका क्लोरोफॉर्म। ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में खुला नहीं छोड़ा जाता है। प्रकाश की उपस्थिति का मतलब हो गया 1/2 O2 ले लो, या तो ऐसा कुछ कर लो, या आपको ऐसे कहेगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ये कुछ ले लो। और जैसे यहाँ देखोगे ना तो भाई साहब H यहाँ से और Cl यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर? HCl। और ये ऑक्सीजन चला जाएगा इसके बीच में और बन जाएगा COCl2। इसको बोलते हैं फोस्जिन। क्या बोलते हैं इसको? फोस्जिन। बहुत जहरीली गैस है। किसका निर्माण हो जाएगा? फोस्जिन का। ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में रिएक्शन करके क्या बनाता है? फोस्जिन बनाता है। अगला सवाल, 1 डिग्री एमीन, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक क्यूएच, प्रोडक्ट में मुख्य उत्पाद क्या है? इतना सिंपल है भाई, ये RnH2, ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एल्कोहलिक क्यूएच। यहाँ 3 मोल आएंगे इसके। ये रिएक्शन मैं आपको पीछे वीडियो में करवा चुका हूं। और यहाँ क्या बनेगा? 3 मोल तो निकल जाएंगे HCl के बाहर। ध्यान रखना, 2 मोल निकल जाएंगे जल के बाहर, 3 मोल निकल जाएंगे जल के बाहर। ध्यान रखना। और नीचे बनेगा R एंड डबल बॉन्ड C। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और ये रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। एमीन वाले चैप्टर के MCQ करवा रखे हैं, देख लेना एक बार, डिटेल से करवा रखे। कार्बिल एमीन क्या बनेगा भाई साहब? इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। पीछे करवा रखे इसलिए मैं नहीं करवा रहा इसको। सवाल देखिए आप, तो ये कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है? कीटनाशक के रूप में नहीं होता है, फफूंदीनाशक के रूप में इसमें भी नहीं होता, अवशोषक के रूप में इसमें भी नहीं होता। तो भाई साहब होता किसमें है फिर? औषधि विलायक के रूप में मेडिसिन बनाई जाती है, या जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तब इसका उपयोग निश्चितक के रूप में किया जाता है।
अगला सवाल देखिए, वापस वही सवाल रिपीट हो रहा है। ये कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म की मेथिलेमिन, मेथिलेमिन का मतलब प्राइमरी एमिन, तथा एल्कोहलिक की मतलब क्षार के अधिक के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बनने वाला दुर्गंध युक्त पदार्थ क्या है? अभी तो पढ़ गए हैं, ऊपर वाली रिएक्शन है कार्बिल एमिन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कार्बिल एमिन अभिक्रिया। और आपको बताया था ना मैंने, कार्बिल एमिन अभिक्रिया प्राइमरी एमिन के साथ करवाई जाती है। तो यहाँ तो मेथिल एमिन दे रखा इसने, तो यहाँ बन जाएगा CH3 एंड डबल बॉन्ड C। इसका क्या नाम हो जाएगा? मेथिल आयोडाइड, सॉरी मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या बन जाएगा भाई? मेथिल आइसोसाइनाइड। ऊपर वाला ही है, उसमें R के स्थान पे CH3 कर देना, सेम है। तो आंसर रहेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये फॉर्मूला है वैसे याद ही रखना है इसको भी, कि क्लोरोफ्रिकिन किसका फॉर्मूला है, तो ध्यान रखना भाई ये है CCl3NO2, ये वाला है CCl3.NO2। ध्यान रखना, कभी कभी वो पेपर में इसको ऐसे देता है CCl2, नहीं ऐसे नहीं, CNO2Cl3, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लोरोफ्रिकिन का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी। देखना, एल्कोहलिक की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन, ये तीसरी बार आ रहा है, एमीन परीक्षण किया जाता है? 1 डिग्री एमीन होता है, 1 डिग्री एमीन, ये पढ़ा। और कह रहा है कि साहब त्रिहेलोजनीकृत मेथेन, त्रिहेलोजनीकृत मेथेन का मतलब होता है क्लोरोफॉर्म, मतलब ये कहना चाह रहा है। त्रिहेलोजनीकृत का मतलब होता है CHCl3, और 1 डिग्री एमीन का मतलब आप RNS2 ले लो। ये किसके साथ मिलाने पर, क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाने पर क्या बनाते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड। कौन सी रिएक्शन है ये? कार्बिल एमीन रिएक्शन है। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा? दुर्गंध युक्त प्रोडक्ट होगा। सवाल देखिए, जब क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो निम्न में से किसका मिश्रण बनाता है? देख लीजिए, ये CHCl3 है, तो ये नाइट्रिक एसिड का मतलब HNO3 है। ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे भाई साहब? ये बनाएंगे CCl3NO2, और साथ में क्या निकल जाएगा बाहर? जल का मूल क्या निकल जाएगा बाहर। और ये किसका फॉर्मूला है? क्लोरोफ्रिकिन का फॉर्मूला है। थोड़ी देर पहले बताया था, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल तो वैसे ही बताने की जरूरत नहीं है, अब पढ़ना ही चाहिए। CHCl3 ऑक्सीकरण करने पर क्या देता है? क्या देता है भाई? थोड़ी देर पहले पढ़ा था, फोस्जिन देता है। कोई मतलब ही नहीं है इस सवाल का। अगला सवाल देखिए आप, फोस्जिन क्या है? अभी पढ़ गए हैं, फोस्जिन का फार्मूला COCl2 है। हो गया ये भी। अब कह रहा है भाई, क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन होते हैं? मेथेन के ही होते हैं। किसके होते हैं? मेथेन के। CH4 के ही होंगे। CH4 में एक H आ जाएगा, 3 Cl आ जाएंगे, मेथेन इसका आंसर है। ये बढ़िया सवाल है। आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन सा नहीं देता है? इसका मतलब 3 देते हैं, एक नहीं देता है। देखते हैं अपन कौन सा नहीं देता है भाई। एथेनॉल पहला तो देता है, इसका मतलब ये तो है, ये तो दे रहा है, तो सही है। दूसरा बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन मतलब ये कह रहा है। बेंजोफिनोन, और ये एथेनल, ये भी तो दे ही रहा है। CH3C डबल बॉन्ड, आगे कुछ भी हो ये भी दे रहा है। एसिटोफिनोन ये भी देता है। इसका मतलब कौन सा नहीं देता? ये नहीं देता भाई, ये तो होता ही नहीं, CH3 होता है उसके स्थान पे। इसका मतलब अपना जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ये नहीं देता, बाकी तीनों देते हैं। क्षार I2 के साथ क्रिया करके पीला अवक्षेप बनाने वाला यौगिक है। कौन सा यौगिक? ये तो एलोफॉर्म परीक्षण ही है ये भी। अब देख लो इसमें कौन सा एलोफॉर्म परीक्षण देता है। बेंजोफिनोन को तो अभी पढ़ गया ये था, बेंजोफिनोन नहीं देता ये तो। और एथिल फेनिल कीटोन ये भी नहीं देता है। बच गया कौन सा? एसिटोफिनोन, यही देता है इसका। ये क्या होता है? एसिटोफिनोन ये होता है, एसिटोफिनोन ये वाला कंपाउंड होता है ये।
ये वाला होता है ये। इसका मतलब ये तो देता ही है, इसका मतलब इसका राइट आंसर है आपका एसिटोफिनोन। बेंजोफिनोन नहीं देता, मैं पीछे गलत बता। बेंजोफिनोन ये होता है भाई, ये होता है बेंजोफिनोन। यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी यही होता है, ये होता है। पीछे मैंने शायद यहाँ पे CH3 लिख दिया, ये नहीं देता भाई, ये तो बेंजोफिनोन है, ये परीक्षण नहीं देता है, एसिटोफिनोन देता है। ध्यान रखना इस बात का कि बेंजोफिनोन नहीं देता, एसिटोफिनोन इसका परीक्षण देता है। सवाल देखिए, आयोडोफॉर्म परीक्षण देने वाला यौगिक कौन सा है? देखते हैं, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये देता है। कैसे पता चला? ऐसे पता चला भाई हमें तो, CH3 CHOH, और आगे भले ही कुछ भी हो, हमें इस बात से मतलब ही नहीं है, हमें तो ये देखना है भाई ये हो। ये किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। कौन सा देता है ये परीक्षण? ये वाला देता, बाकी नहीं देते। काफी सुना रहे हैं, कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? ये सवाल मैंने 3-4 करवा दिए हैं, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि भाई, वैसे डायरेक्ट आंसर इसका पता ही होना चाहिए, देखते ही पता लग गया मेरे को तो। ये डाई एथिल कीटोन नहीं देता है, एक बार चेक करना कैसे नहीं देता है। अगला सवाल देखिए 38वां। प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक का मतलब क्या होता है? कूलेंट के रूप में, ठंडे करने वाले के रूप में कौन सा यौगिक है? CCl4 है, टेट्राक्लोरोकार्बन। बढ़िया सवाल है। 2 क्वेश्चन हो रहे भी अपने, है ना। ये सवाल भी, निम्न में से निम्न के मुख्य उत्पाद लिखे, कौन है? बेंजीन है। ये लो, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? 3Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। आगे क्या बनेगा भाई साहब? C6H6Cl6 बनेगा, Cl6 बनेगा। इसको किस नाम से जाना जाता है? BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कौन सा है? ये पड़ा अपना सी आंसर, C6H6Cl2। और आज की क्लास का अपना अंतिम सवाल वो ये है कि कीटनाशक गैमेक्सिन क्या भाई साहब? ये है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। रट लेना इसको कि इसके कई नाम है। इसका एक नाम तो है BHC, ठीक है, BHC। एक इसको बोलते हैं 666, एक इसी का नाम है गैमेक्सिन, ठीक है, और एक इसी का नाम है लिंडेन। ये सारे इसी के नाम है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।